नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा के पार्ट 2 की। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख सकते हैं। पार्ट 2 में जो हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। आई और वीडी में संबंध, विद्युत धारा तथा अनुनाद वेग में संबंध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस बार आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ इस बार आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा, तो इस बात को लिख लीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 2025 का जो पेपर आया था फिजिक्स का, उसमें भी मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में यूपी बोर्ड द्वारा पूछे गए थे। इसलिए इतने भरोसे के साथ इस बार भी कह रहा हूँ कि आई और बीडी में संबंध इस बार के पेपर में छप गया है या छपने वाला है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो एक लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था 2025 के पेपर में फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाना है और क्या क्या आने की संभावना, सारे क्वेश्चन बताए थे और वो सभी के सभी आपके पेपर में आए थे। जब आपको यकीन हो जाए तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, गतिशीलता, धारा घनत्व, धारा घनत्व, अनुगमन वेग में संबंध। इन टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। पहला टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम मानेंगे कि वो एक चालक है। हमने एक चालक तार बना लिया। क्या है, एक चालक तार है। अब ये चालक तार है तो इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। बैटरी का ये ऋण सिरा है और बैटरी का धन सिरा है, यानी ये वाला धन सिरा हो गया बैटरी का और ये वाला ऋण सिरा हो गया बैटरी का। अब आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा धन से ऋण की ओर होती है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। और किसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र? इस बैटरी की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा इस प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर होगी। अब थोड़ा चैप्टर 1 में चलते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्लस आवेश रख दिया और यहाँ पे द्विध्रुव का माइनस आवेश रख दिया, तो इस पर जो बल लगता है वो F बराबर QE होता है और इस पर जो बल लगता है वो भी F बराबर QE होता है। और ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कीजिए चैप्टर 1 में कि धनावेश पर जो बल लगता है वो E की दिशा में होता है, धनावेश पर जो बल लगता है वो E की दिशा में होता है और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो E की विपरीत दिशा में होता है। E की दिशा इधर, बल की दिशा इधर। तो ये बात आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगर आपको याद ना हो तो मैंने रिवीजन करवा दिया है। तो ये बात हमें याद क्यों करनी है? जैसे यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि प्लस से माइनस की ओर होगा, तो इस चालक तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से उन पर बल लगेगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋण आवेश पर E की वजह से बल लगेगा, वो कहाँ लगेगा? E की विपरीत दिशा में, यानी E इधर है तो बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, E इधर, बल इधर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर एक बल काम करेगा, वो F इस डायरेक्शन में होगा। सही है। अब यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक औसत वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, एक औसत वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं और उस औसत वेग का नाम होता है VD, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। अगर आपने इसका डेरिवेशन नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लीजिए, उसमें पूरा कराया था इसका फॉर्मूला वगैरह क्या आता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना चाहिए और जिस वेग से होना चाहिए उस वेग का नाम होगा अनुगमन वेग। इतनी बात ठीक है। अब देखिए VD किधर है? इस साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर और विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। तो इलेक्ट्रॉन आ रहे इधर, धारा जाएगी इधर, इलेक्ट्रॉन आ रहे इधर, धारा जाएगी इधर। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा होती है, तो धारा को हम कह सकते हैं ये प्लस से माइनस की ओर जाएगी। धन सिरे से धारा की दिशा ऋण सिरे की ओर और इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? ऋण से धन की ओर। अब हमें बताना है आई और बीडी में संबंध। क्या बताना है? आई और बीडी में संबंध। अब हमें पता है कि धारा का जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T होता है। अगर यहाँ पर हम आवेश की मात्रा निकाल के यहाँ पे रख दें और T से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगी? धारा। और जब धारा मिल जाएगी तो आपको पता लगेगा कि BD में इसी में आ गया। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे
माना कि क्या लिखेंगे, माना कि छोटी n बराबर प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। छोटी n का मतलब क्या, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति एकांक आयतन का मतलब है, यहां पर लिख देता हूं, प्रति एकांक आयतन। तो प्रति एकांक आयतन का मतलब हम कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब। आयतन का मतलब क्या होता है, मीटर या 3। तो 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या छोटी n है। कितनी है, छोटी n। तो पूरे आयतन में कितनी होगी, तो V आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, V आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बताइए। देखो 1 मीटर क्यूब में छोटी n है, तो V आयतन में कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा n गुणा V। बात समझ में आ गई कैसे करना है। नहीं समझ में आया तो एग्जांपल सुन लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 रुपये में 2 पेन आ रही हैं, कितनी पेन आ रही हैं, 2। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 5 रुपये में कितनी पेन आएंगी, तो आप क्या करेंगे, 1 रुपये में 2 आ रही है तो 5 में कितनी आएंगी, 10। कैसे पता किया, यानी इसका और इसका गुणा कर दो, 2 गुणा 5, यही तो हो जाएगा। क्या कर देंगे हम, 2 में 5 का गुणा कर देंगे। तो ऐसे हुआ, 1 में n थे तो V में कितने हो जाएंगे, V का गुणा कर दो। 1 रुपये में 2 पेन तो 5 रुपये में 2 गुणा 5 पेन, यानी 10 पेन। तो 1 मीटर क्यूब आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो V आयतन में कितने हो जाएंगे, n इंटू V हो जाएंगे। तो इस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे, तो बोलेगा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या छोटी n, तो पूरे आयतन में कितनी हो जाएगी, तो चालक के कुल आयतन में, चालक के पूरे आयतन में, चालक के पूरे आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या लिखेंगे, चालक के पूरे आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसको हम n से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, बड़ी n से। ठीक है, तो बड़ी n से दिखाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में किस दिखाइए, n से दिखाइए। तो क्या करेंगे हम, छोटी n का गुणा कर देंगे इस आयतन में। अब आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही तो होता है आयतन का। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो आयतन का होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है एक दूरी। तो उस दूरी को अगर मैं l मान लूं, तो यहाँ पे आयतन क्या आ जाएगा, a इंटू एल। क्या आ जाएगा आयतन, a इंटू एल। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, h की जगह l क्यों लिखा, तो हमने मान लिया है इस चालक तार की जो लंबाई है वो l है, और इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो बड़ी a है। तो यहाँ पर जो आयतन लिखेंगे वो आ जाएगा n इंटू ए एल। तो बड़ी n का मान आ गया n a l। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस पूरे चालक में, यहां से यहां तक कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी n a l। कितनी हो जाएगी, n a l, यानी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो इतने हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। तो कुल आवेश क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे कुल आवेश, आवेश किससे ज्यादा, क्यू से। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एन का मान ये लिख देंगे, तो एन ए एल, और ये आ जाएगा आपका ई, यानी बड़ी एन की जगह एन ए एल, और ये जो ई था वो ई यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया आवेश की मात्रा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें धारा में संबंध निकालना था। तब लिखेंगे, तब आई बराबर क्यू अपॉन टी, जो कि मैंने वहां लिखा था। अब क्यू का मान कितना आ गया, एन ए एल ई अपॉन टी। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला आता है क्लास 11वीं में, वहां पूछा आता है वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे जो वेग माना है इलेक्ट्रॉनों का वो vd है, इलेक्ट्रॉन वेग कितना है vd, और विस्थापन का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ तक आते तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगा वो l, तो विस्थापन हो जाएगा l,
और समय लगा वो मान लिया हमने t। तो देखिए L/T, तो ये जो है यहाँ पे L/T ये किसके बराबर हो जाएगा, VD के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे N A और ये जो E है इस E को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और L/T क्या बन जाएगा, ये VD बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी उम्मीद कर रहा हूँ। तो I का जो फॉर्मूला निकल के आया, I = NE और ये आ गया A और ये आ गया VD। तो यहाँ पर धारा तथा अनुमेय वेग में ये संबंध निकल के आया है और यही इसका फॉर्मूला होता है I = NEABD। N का मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A का मतलब क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD का मतलब वो लिखा है अनुगमन वेग। इतना समझ नहीं, तो इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए कर लिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले आप समझिए कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम तो क्लास 10th में आप पढ़ के आए होंगे कि ओम का नियम जो होता है V अनुपाती I, और V बराबर आता है IR। जहां R का मान निकालते हैं तो आता है V/I, और R क्या है, R यहाँ पे एक नियतांक होता है। R क्या होता है भाई, यहाँ पे एक नियतांक होता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, वैद्युत प्रतिरोध। यही तो होता है ओम का नियम। तो हमें क्या करना है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को प्रूव करना है। और ये सब कहानी कब होती है, एक निश्चित आयतन पर, किस पर, निश्चित ताप पर, सॉरी कहाँ पर होती है, निश्चित ताप पर ऐसा होता है। ताप अगर निश्चित नहीं होगा तो ये कंडीशन फुलफिल यानी पूरी नहीं होगी। तो ये ओम का नियम होता है, इसको हमें प्रूव करना है इसके आधार पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं, तो हम जानते हैं इसका मतलब वी नो दैट, ठीक है ना, थोड़ी सी इंग्लिश चल जाएगी। तो वी नो दैट अभी निकाला था I = NEAVD। भाई I और VD में संबंध क्या है, ये रहा I = NEAVD यहाँ पे होता है। अब VD क्या है, अनुगमन वेग है, और अनुगमन का जो फॉर्मूला होता है जो कि पार्ट 1 में हमने पहले ही निकाल लिया था, वो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। VD बराबर ये होता है EE/m और ये होता है टाउ, और E बराबर होता है V/L। इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो VD का आ जाएगा E, और इस बड़ी E की जगह V/L लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा V/L और नीचे m और ये आ गया टाउ। ठीक है ना, तो ये अनुगमन वेग का फॉर्मूला ये होता है, और इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे तो या करके हम लिख सकते हैं या I = NEA, और VD की भैया इसको उठा के रख दो वैल्यू EV/ml और ये टाउ। इतनी बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, I = N ऐसे ही रहेगा, E और E का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा E², और A अकेला है, A कैसा अकेला है। अब नीचे क्या है, यहाँ पे ml है तो मैं यहाँ ml लिख देता हूँ, ये टाउ है, इसको टाउ को यहाँ लिख देता हूँ, और ये जो V बचा इस V को मैं यहाँ लिख देता हूँ। V4 क्या है यहाँ पे, V का मतलब है यहाँ पे विभवांतर, ये एक डेरिवेशन होता है वैद्युत क्षेत्र विभवांतर में क्या संबंध है, तो E = V/L निकल के आता है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब क्या करना है, हमें V/I बनाना है। क्या बनाना है, V/I बनाना है, यही तो उनका नियम होता है। तो देखिए V तो हमारे पास है, I को मैं इधर भेज दूं, तो यहाँ पे होगा क्या, I तो जाएगा इधर और ml आ जाएगा ऊपर, ml कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया ml, और ये वाली वैल्यू अपॉन में आ जाएगी तो आ जाएगा NE² टाउ, और ये आ गया V/I। ठीक है ना। अब देखिए ये V/I ये हो गया। अगर ये सब वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एक नियतांक के बराबर हो जाए, नियतांक तो R के बराबर हो जाए, तो ये ओम का नियम प्रूफ हो जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बता दें तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो M का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, यहाँ पे M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या आता है, M का तो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां M बराबर इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान, ठीक है ना। और ये फिक्स होता है। एल का मतलब क्या है यहाँ पे, चालक तार की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई ये भी फिक्स रहेगी, तार कितने मीटर का लिया है आपने। एन का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो है ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ध्यान रखना, ताप पर निर्भर, यानी जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रति एकांक आयतन में हो जाएंगे। अब ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसे लिखें इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी फिक्स होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ए क्या है यहाँ पे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको लिखेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब क्या बचा, टाव, और टाव को हम कहते हैं श्रांति काल। टाव को क्या कहते हैं भाई, टाव को कहते हैं श्रांति काल। अब श्रांति काल क्या होता है, तो किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, क्या करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। और जब आपस में टकराते हैं तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय t1 लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय t2 लगा। तो ये दो लगातार टक्करों के बीच, दो लगातार टक्करों के बीच जो समय लगता है उस समय का औसत श्रांतिकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, समय का औसत श्रांतिकाल कहलाता है। और ये भी क्या करता है, ये भी ताप पर निर्भर है, ताप पर निर्भर, ये भी क्या होता है, ताप पर निर्भर होता है। तो इस पूरे फॉर्मूले में एक टाउ और एक एन, एक टाउ और एक एन, ये दोनों ताप पर निर्भर करते हैं। बाकी सब कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर ताप नियत है, कैसा है, ताप नियत है, तो यहां लिखते हैं यदि ताप नियत है तब। अगर ताप नियत है तो होगा क्या, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है पूरी नियत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी नियत हो जाएगी। तो पूरी नियत हो जाएगी तो V/I बराबर किसके आ जाएगा, नियत के। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं V/I बराबर नियत, सही है ना। तो ml/ne² 8 टाउ ये सब नियत हो गया, तो V/I किसके बराबर आ जाएगा, नियत के। और इसी नियत को हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी नियत को हम कहते हैं R। क्या कहते हैं, R, ठीक है ना। और R कहेंगे तो ये नियत हो गया, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ करके V/I, इसका उल्टा कर दीजिए। और यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। यानी एक नियत ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक नियत ताप पर V/I होता है I के। किसको होता है, V/I होता है I के। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है, वरना एक और तरीका है, पहले अनुमेय वेग का ये वाला फॉर्मूला निकाल के लाइए पूरा का पूरा, फिर यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, फिर पानी ये पूरी सेम है, फिर ऐसा कीजिए तब आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। एक बार रिवाइज कर लेना, आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये हो गया ओम का नियम। तो इसका मतलब हुआ आर की जो वैल्यू आ गई ml/ किसके बराबर आ गई, R, अगर हम प्रतिरोध की बात करें, ये आगे फॉर्मूला काम आएगा, प्रतिरोध। तो R बराबर आ गया किसके, ml/ne² A टाउ के। यहाँ पे देख लीजिएगा, ml/ne² A टाउ। तो ml/ne² A टाउ किसके बराबर, प्रतिरोध के बराबर होता है। और ये सारी चीजें क्या होती हैं, नियत होता है। कैसा होता है, ये नियत होता है। और ये नियत कब होता है, एक नियत ताप पर। ये कब होगा भाई, ये होगा नियत ताप पर। तो नियत ताप पर ये सब चीजें नियत होती हैं, और यहाँ से ओम का नियम प्रूफ होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपके समझ में आ चुका होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गतिशीलता। देखिए गतिशीलता क्या होती है, तो गतिशीलता को हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किससे म्यू प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। तो म्यू बराबर होता है VD/E। अब VD क्या है यहाँ पे,
अनुगमन वेग, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो कोई भी चीज जब ऐसे लिखी होती है एक बट्टे करके, तो इसको हम पढ़ते हैं एकांक। क्या पढ़ते हैं, एकांक। अगर यहाँ लंबाई है तो लंबाई, अगर यहाँ पे एक बट्टे एम होता है या द्रव्यमान होता तो इसको पढ़ते हम एकांक द्रव्यमान, और एक बट्टे अगर आयतन होता तो एकांक आयतन। तो कोई भी चीज जब भी एक बट्टे लिखी होगी तो हम उसे एकांक पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है एक बट्टे ई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक बट्टे ई गुणा वीडी। तो एक बट्टे ई को क्या पढ़ेंगे हम, एकांक, और ई का मतलब क्या है, क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल से जितना अनुगमन वेग प्राप्त होता है उसको गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा में लिख लेंगे कि एकांक क्षेत्रफल से, एकांक वैद्युत क्षेत्र से, क्षेत्रफल नहीं वैद्युत क्षेत्र, एकांक वैद्युत क्षेत्र, एकांक वैद्युत क्षेत्र से जितना अनुगमन वेग, क्या लिख देंगे यहाँ पे, अनुगमन वेग वीडी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा धनात्मक राशि होती है। मात्रक की बात कर लें तो देखिए मात्रक क्या आएगा, ये क्या है, वेग है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर बट्टे सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बट्टे सेकंड। और ई होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के दो होते हैं, एक तो होता है न्यूटन बट्टे कूलम, या एक होता है वोल्ट बट्टे मीटर। तो मैं यहाँ से अगर वोल्ट बट्टे मीटर प्रयोग करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा वोल्ट बट्टे मीटर, और ये मीटर पहुंच जाएगा ऊपर, और इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ। तो ये आ गया आपका एम गुणा एम बट्टे वी गुणा एस। तो मीटर स्क्वायर बट्टे वोल्ट सेकंड क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, मीटर स्क्वायर बट्टे वोल्ट और ये सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना। और गतिशीलता कैसी राशि होती है, यह धनात्मक राशि होती है। कैसी राशि होती है, धनात्मक राशि। और एक और परिभाषा आप ऐसे भी आ सकते हैं, गतिशीलता का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, होल्स होते हैं, अर्धचालक में आप पढ़ोगे होल्स होते हैं, क्वार्टर होते हैं, तो ये क्या है, इन्हें कहते हैं आवेश वाहक। तो जो भी आवेश वाहक है जितना आसानी से चल पाएगा, जैसे अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये डायग्राम बनाकर कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर चल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से चलेगा, जो जितनी जल्दी चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी चला जाएगा उसकी गतिशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। गतिशीलता का मतलब क्या है, जिसकी गति बहुत आसानी से, शीलता से हो जाए, जिसकी गति आसानी से हो जाए, जो एक जगह से दूसरी जगह जितनी आसानी से आएगा उसकी गतिशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये गतिशीलता की बात हो गई। अब गतिशीलता की बात हो गई तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, म्यू और धारा में संबंध निकाल सकते हैं। किस में निकाल सकते हैं, म्यू और धारा में। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो म्यू इक्वल टू हो गया वीडी अपॉन ई, और हमें पता है आई बराबर होता है एन ई ए वीडी होता है। तो मैं यहाँ से वीडी का मान निकालूं तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये आ गया आई अपॉन एन ई ए, और ये आ गया किसके, वीडी के बराबर आ गया। अब ये वीडी के बराबर आ गया तो इस वैल्यू को उठाइए यहाँ से, ये वीडी के बराबर, इसको इधर भेज दिया हमने पूरा, तो आई अपॉन ये हो गया। तो वीडी की जगह हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा वीडी की जगह क्या आ जाएगा भाई, आई, ऊपर आ जाएगा आई, और ये एन ई ए, तो एन ई ए, और ये आ जाएगा ई। तो ये भी इसमें संबंध हो जाएगा, किसमें, म्यू और आई में संबंध हो गया। और भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जो करना चाहें तो भी आ सकता है। तो यहाँ पे गतिशीलता की बात को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, धारा घनत्व के। तो धारा घनत्व क्या होता है, तो देखिए इसको प्रदर्शित करते हैं जे से। किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। छोटी जे बनाओ या बड़ी जे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर आई अपॉन ए। क्या होता है, जे बराबर आई अपॉन ए। आई क्या है यहाँ पे, धारा, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या मात्रक हो जाएगा, एम्पियर, यानी ए से दिखाते हैं। तो यहाँ पर धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे धारा का मात्रक एम्पियर। तो एम्पियर धारा का मात्रक है। और ये क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक है, धारा घनत्व का। तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, अभी बताया था, जो एक बट्टे लिखा होता है उसे एकांक पढ़ते हैं। अब यहाँ बट्टे में क्या रहा, ए मतलब क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है।
इसमें आपको एक छोटी सी चीज साथ में रखनी है, जो धारा होगी वो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरेगी। कैसी गुजरेगी? लंबवत। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ये बात समझ आएगी, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फॉलो होता है J बराबर I अपॉन A एम्पीयर बटे मीटर स्क्वायर का मात्रक होता है। और ये राशि कैसी होती है? राशि ये सदिश होती है। कैसी होती है? सदिश। अब सदिश राशि होगी तो इसकी दिशा भी होगी। सदिश क्या होती है? जिसमें परमाणु दिशा दोनों होता है। तो I की दिशा में जो धारा की दिशा होगी वही J की दिशा होगी। जो धारा की दिशा होगी वही J की दिशा होगी। ठीक है। तो अब देखिए इसे और थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए ये चालक है। क्या ये चालक है? और इस चालक में यहाँ पर ये धारा की दिशा है, और इस चालक का ये जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका एकांक सदिश की बात कर ले। सदिश की कौन सा सदिश? क्षेत्रफल सदिश की बात कर ले। तो इसका जो सदिश होगा इस क्षेत्र का जो सदिश होगा उसकी दिशा भी इधर आ जाएगी, उसकी दिशा भी इधर आ जाएगी। इस स्थिति में हमें जो है धारा की दिशा ये लेनी है। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा J बराबर I अपॉन A। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल थोड़ा सा हम बदल दे, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, मान लीजिए ये कुछ ऐसा तिरछा कर दिया, तो यहाँ पर तो बिल्कुल वैसा ही है, और धारा की दिशा ये है, धारा की दिशा ये है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ पर होगी ये देखना है। जैसे मान लीजिए हाथ है मेरा, इसको मैं सतह कहूँगा किसी भी क्षेत्रफल की, तो ये सतह है। अब इस सतह का क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो ये क्षेत्रफल सदिश है। अब मैं हाथ को इधर घुमा दूं तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा तिरछा कर दूं तो ऊपर हो जाएगा, अगर मैं नीचे कर दूं तो नीचे हो जाएगा। ये जो है इसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, और इसकी दिशा इसके हिसाब से निकलती है, यानी इस सतह के लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत। तो जब ये यहाँ पे था, तो जब ये हाथ, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है वृत्तीय सतह, ये मेरा हाथ की तरह है, और इसका क्षेत्रफल सदिश इधर की साइड है। अब मैंने ये थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। अभी ये ऐसा था ऐसा, और मैं थोड़ा ऊपर कर दिया तो ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो आएगी वो कुछ यहाँ से ये कुछ ऐसी आएगी, ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। इसको कहते हैं हम क्षेत्रफल सदिश। अब जब ये क्षेत्रफल सदिश हो गया तो ये धारा से कौन बना रहा है? थीटा। कितना बना रहा है? थीटा। तो इसके हम घटक करेंगे, तो इसके घटक करेंगे तो थीटा के सामने जो घटक आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा A cos थीटा, और एक इसका लंबवत घटक आएगा जिसको हम कहेंगे A sin थीटा। अब ऐसी स्थिति में जब धारा घनत्व निकालेंगे तो J बराबर हो जाएगा I अपॉन A। क्या हो जाएगा? I अपॉन A। तो I अपॉन A करेंगे। अब यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं आएगा। क्यों? कि क्षेत्रफल जब आता है जब I और A वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होते हैं। अब यहाँ पे A वेक्टर जा रहा है इधर और I आ रहा है इधर, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ A नहीं आएगा। तो क्या आएगा? जो I की दिशा में A का घटक होगा, जो I की दिशा में A का घटक होगा, और यहाँ पे A का घटक है A cos थीटा जो I की दिशा में है। ठीक है। तो I अपॉन A cos थीटा आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं I का मान निकालूं तो आ जाएगा J A cos थीटा। और क्लास 11 में हम पढ़ते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये होता है AB cos थीटा। क्या होता है? AB cos थीटा। ठीक है ना। तो इतना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये धारा का फॉर्मूला, धारा घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा। तो J वेक्टर डॉट A वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, A की जगह J आ गया, B की जगह A आ गया। तो जब इस डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों सदिश राशि होती है, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। A को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। और J का मतलब धारा घनत्व होता है, जो कि बताया था अभी सदिश राशि है। और I कैसी राशि है? यहाँ पे अदिश राशि है।
कुछ पुराना याद कर लीजिए। जब भी दो सदिश का हम डॉट निकालते हैं, जब भी दो सदिश का हम डॉट निकालते हैं तो अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम धारा घनत्व को लिख सकते हैं। ये परिभाषा हुई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। राशि सदिश होती है, इसकी जो दिशा होती है आई की दिशा में होगी। मात्रक यहाँ पे लिख दिया है एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर। ठीक है, धारा का एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर। अगर ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। किसी कोण में दिया है तो ए cos थीटा यूज कीजिए, ए cos थीटा प्रयोग कीजिए। अब आगे चलते हैं टॉपिक पर, धारा घनत्व में अनुगौण वेग में संबंध। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें पूछा है जे तथा वीडी में संबंध। तो देखिए इसमें कैसे निकालना है, बहुत आसान है। अभी क्या होता है, जे बराबर क्या होता है आई अपॉन ए, और आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। ये फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसे याद कर लें, पेपर में भी इस बार आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो जे बराबर आई की जगह ये लिख देंगे एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए मर जाएगा तो जे बराबर आ जाएगा एन ई वी डी। क्या आ जाएगा, एन ई वी डी, और यहाँ से अगर मैं वी डी निकालूंगा तो वी डी निकल के आ जाएगा जे अपॉन एन ई। ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, बहुत छोटा सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने कवर किए ये टॉपिक्स जो कि चैप्टर 3 के पार्ट 2 में हमने कवर कर लिए। इस वीडियो में इतना ही, यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।